शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा आर्यन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पहाड़ों में छुट्टियां मनाने गया था। आर्यन धन, वैभव और आधुनिक जीवन शैली में पला बढ़ा था, किंतु उसके भीतर संवेदनशील हृदय छिपा था जिसे कोई जान नहीं पाता था। कॉलेज की परीक्षा समाप्त होते ही 5 मित्रों का समूह हंसी मजाक करता हुआ पहाड़ी क्षेत्र के एक शांत नगर में पहुंचा। वहां उन्होंने एक पुराने परंतु सुंदर लॉज में कमरे बुक किए। चारों ओर देवदार के वृक्ष, ठंडी हवाएं, दूर बहती नदी की ध्वनि और आकाश को छूते पहाड़ मानो प्रकृति का स्वर्ग रच रहे थे। उसी लॉज में प्रतिदिन प्रातः एक पहाड़ी लड़की सफाई करने आती थी। उसका नाम कंचन था। लगभग 20 वर्ष की आयु, गेहुआ रंग, बड़ी सी शांत आंखें, सरल मुस्कान, साधारण सलवार कुर्ता और पैरों में घिसी हुई चप्पल। वो अत्यंत गरीब परिवार से थी। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई पढ़ता था। घर चलाने के लिए कंचन लॉज में सफाई का कार्य करती थी। पहली सुबह जब कंचन कमरे साफ करने आई तो लड़के हंसी मजाक में व्यस्त थे। वो चुपचाप झाड़ू लगाकर, बिस्तर ठीक कर, पानी रखकर जाने लगी। तभी एक लड़का विक्रम, जो स्वभाव से उद्दंड था, कंचन को घूरने लगा। अगले दिन जब कंचन फिर आई, कमरे में बाकी लड़के बाहर घूमने गए थे। केवल विक्रम और आर्यन अंदर थे। आर्यन बाथरूम में था। विक्रम ने अवसर पाकर कंचन का हाथ पकड़ लिया और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। कंचन भय से कांप उठी। उसने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की और जोर से छोड़ दीजिए कहा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आर्यन ने वो दृश्य देख लिया। उसके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने दौड़कर विक्रम को जोर से धक्का दिया और उसका कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार दिया। आर्यन की आंखों में ऐसा तेज था कि बाकी लड़के भी डर गए। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये यहाँ काम करने आती है और तुम इसका अपमान कर रहे हो। विक्रम कुछ बोल न सका। आर्यन ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो कंचन की ओर मुड़ा। कंचन की आंखों में आंसू थे, पर वो सिर झुकाए खड़ी थी। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मित्र ने जो किया वो घृणित है। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दूंगा। कंचन कुछ बोले बिना तेजी से कमरे से बाहर चली गई, परंतु उसके हृदय में आर्यन के प्रति सम्मान का दीपक जल चुका था। उस रात आर्यन बेचैन रहा। उसे लगा अब कंचन शायद कभी वापस नहीं आएगी। परंतु अगले दिन प्रातः जब दरवाजा खटखटाया गया तो वही मधुर आवाज आई, सफाई कर दूं क्या? आर्यन के चेहरे पर अनजानी खुशी दौड़ गई। धीरे धीरे कंचन जब भी आती, सबसे पहले उसी कमरे की सफाई करती जहां आर्यन रहता था। आर्यन भी उससे अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करता। कुछ दिनों में औपचारिक बातें मित्रता में बदल गईं। आर्यन ने जाना कि कंचन को पहाड़ों की हर पगडंडी का ज्ञान है। एक दिन उसने कहा, यदि आपको समय मिले तो मैं आपको यहाँ की असली सुंदरता दिखाना चाहूंगी। अगले दिन दोनों पहाड़ी पगडंडी से ऊपर चढ़े। नीचे बादलों का समुद्र, दूर बर्फीली चोटियां और हवा में ठंडक। कंचन ने अपने गांव, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में बताया। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि सादगी में कितना सौंदर्य होता है। दिन बीतते गए। कभी कंचन उसे नदी किनारे ले जाती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों सूर्यास्त देखते। दोनों के हृदय में प्रेम अंकुरित हो चुका था, पर किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर वो दिन आया जब छुट्टियां समाप्त होने वाली थीं। लड़के सामान बांधने लगे। कंचन को यह समाचार देर से मिला। वो दौड़ती हुई लॉज पहुंची। सांस फूल रही थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, बाबू साहब, आप शहर जा रहे हैं? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। कंचन की आंखों में आंसू भर आए। वो मुड़ी, पर आंसू छिपा न सकी। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। कंचन ने कांपते स्वर में पूछा, सच? आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हाँ सच। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? कंचन बोली, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? आर्यन ने पहली बार अपने हृदय की बात कही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सुनते ही कंचन रोते हुए उससे लिपट गई। मित्र और गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी को इस प्रेम का आभास न था। गाड़ी चल पड़ी। कंचन दूर तक हाथ हिलाती रही। शहर लौटते समय आर्यन की आंखों के सामने केवल कंचन का आंसुओं से भीगा चेहरा घूम रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा की जगह अब महानगर का धुआं और शोर था, पर उसके हृदय में वही पगडंडी, वही देवदार के वृक्ष और वही मासूम मुस्कान बस चुकी थी। जैसे ही वो अपने भव्य भवन में पहुंचा, नौकर चाकर स्वागत में खड़े थे, पर उसे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगा। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। आर्यन के पिता शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनका नाम था शेखर मल्होत्रा। करोड़ों का व्यापार, देश विदेश में कंपनियां, ऊंचा रुतबा, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ था उनके पास।
परंतु वे अपने बेटे के भविष्य को लेकर अत्यंत सजग रहते थे। कुछ दिनों तक आर्यन चुप चुप रहने लगा, न मित्रों से मिलना, न ही पार्टियों में जाना, न ही व्यापार की बातें सुनना। एक दिन शेखर ने अपने एक विश्वस्त कर्मचारी से पता करवाया कि पहाड़ों में क्या हुआ था। सब सच्चाई उनके सामने आ गई। एक गरीब पहाड़ी लड़की, उसका बेटा उससे प्रेम करता है और लौटकर उदास है। शेखर का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, एक उद्योगपति का बेटा और एक गरीब पहाड़ी लड़की, ये संबंध हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं। उसी रात उन्होंने आर्यन को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। विशाल कमरा, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और बीच में भारी लकड़ी की मेज। शेखर ने गंभीर स्वर में पूछा, आर्यन, क्या तुम किसी लड़की से प्रेम करते हो? आर्यन ने बिना झिझक कहा, हाँ पापा, उसका नाम कंचन है। शेखर ने संयमित स्वर में कहा, वो कौन है? आर्यन ने पहाड़, लॉज और सारी घटना बता दी। शेखर शांत रहे, पर भीतर ही भीतर निर्णय ले चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अभी तुम युवा हो, भावनाएं प्रबल होती हैं। पहले अपना करियर बनाओ, फिर जीवन के निर्णय लेना। कुछ ही दिनों बाद शेखर ने घोषणा की कि आर्यन को विदेश भेजा जा रहा है, कंपनी की नई शाखा संभालने के लिए। यह सुनकर आर्यन चौंका, पर पिता के निर्णय के आगे कुछ न बोला। उसे लगा शायद कुछ महीनों की बात होगी, फिर लौटकर कंचन से मिलेगा। इधर पहाड़ों में कंचन रोज उसी रास्ते पर खड़ी हो जाती जहां से गाड़ी गई थी। सुबह का सूरज निकलता, फिर ढल जाता, पर उसका विश्वास अडिग रहता। गांव के लोग उसे समझाते, बेटी, बड़े घरों के लोग वादे नहीं निभाते। कंचन मुस्कुराकर कहती, काका, वो आएंगे, उन्होंने वादा किया है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। 7 महीने बीत गए, न कोई पत्र, न कोई संदेश। कंचन का चेहरा मुरझाने लगा, पर विश्वास अब भी जीवित था। उधर विदेश में आर्यन भी बेचैन था। उसने कई बार पिता से कहा कि उसे भारत लौटना है, पर हर बार कोई नया प्रोजेक्ट, नया अनुबंध सामने रख दिया जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सब योजनाबद्ध है। एक रात उसने पिता से पूछा, क्या आपने मुझे कंचन से दूर रखने के लिए भेजा है? शेखर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम भावनाओं में अपना भविष्य बिगाड़ो। आर्यन की आंखों में पीड़ा उतर आई। पापा, आपने मुझसे मेरा विश्वास छीन लिया। इधर कंचन ने निर्णय लिया कि अब वो प्रतीक्षा नहीं करेगी, वो स्वयं शहर जाकर आर्यन को ढूंढेगी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। मां की आंखों में चिंता थी, पर बेटी के दृढ़ निश्चय के आगे सब मौन थे। थोड़े से पैसे, एक कपड़ों की पोटली और हृदय में आशा लेकर वो शहर की बस में बैठ गई। शहर उसके लिए किसी जंगल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, भीड़ और अनजान चेहरे। उसे न पता था आर्यन का पूरा पता, न कंपनी का नाम स्पष्ट याद था। बस इतना जानती थी कि वो बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा है। वो कई दफ्तरों के चक्कर लगाती, गार्ड उसे अंदर न जाने देते। कोई मजाक उड़ाता, कोई दुत्कार देता। रात होने पर वो स्टेशन के पास बैठ जाती। धीरे धीरे उसके पास के पैसे खत्म हो गए। कुछ लोगों की बुरी नजर भी उस पर पड़ने लगी। वो सावधानी से रहती, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सोती, मंदिर के बाहर बैठती। कई दिन बिना ठीक से भोजन के बीत गए। भूख से उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर विश्वास अब भी जीवित था। इधर विदेश में आर्यन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने काम में रुचि लेना छोड़ दिया। अंततः उसने बिना बताए टिकट लिया और भारत लौट आया। घर आकर उसने पिता से बात नहीं की। अगले ही दिन वो सीधे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पहचान लिया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम बहुत देर कर दिए, वो तुम्हें ढूंढने शहर चली गई। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हृदय निकाल लिया हो। वो तुरंत शहर लौटा। अब आर्यन और कंचन दोनों एक ही शहर में थे, पर एक दूसरे से अनजान, अलग अलग गलियों में भटक रहे थे। आर्यन पागलों की तरह हर जगह ढूंढता, मंदिर, स्टेशन, फुटपाथ, दफ्तरों के बाहर। उसने तस्वीर छपवाने का सोचा, पर कंचन की कोई तस्वीर उसके पास थी ही नहीं। कंचन अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। कई बार उसे चक्कर आने लगते। रात का समय था। शहर की सड़कों पर रोशनी जगमगा रही थी, पर कुछ रास्ते अब भी सुनसान थे। आर्यन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपनी कंचन को खो चुका है। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पिता की बातों, अपने वादे और कंचन के विश्वास का बोझ उसके हृदय पर भारी हो चुका था। उस रात उसने एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो इस जीवन का क्या अर्थ? यह विचार गलत था, पर उस समय उसका मन संतुलित नहीं था। वो कार लेकर घर से निकला और एक बार में जाकर बैठ गया। वहां उसने आवश्यकता से अधिक मदिरा पी ली। मन में तूफान था, आंखों में आंसू थे और स्मृतियों में केवल कंचन का चेहरा। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हुए कार में बैठा और शहर के उस सुनसान मार्ग की ओर गाड़ी मोड़ दी,
जहां आगे चलकर गहरी खाई थी। वो तेज गति से गाड़ी चलाने लगा। हवा से बातें करती कार, सड़क पर फैली अंधेरी छाया और उसके मन में निराशा का अंधकार। उधर उसी मार्ग के किनारे कंचन भी चल रही थी। दिन भर भटकने के बाद वो थक चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक उसे चक्कर आया और वो सड़क के बीच की ओर बढ़ गई। तभी तेज हेडलाइट की रोशनी ने उसे घेर लिया। आर्यन ने सामने एक परछाई देखी। उसने घबराकर ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग मोड़ा, पर गति बहुत अधिक थी। कार परछाई से टकराई और डिवाइडर से भिड़कर हवा में उछल गई। एक भयानक आवाज गूंजी। कार पलटकर सड़क किनारे गिर गई। कंचन भी टक्कर से दूर जा गिरी। लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने पुलिस को सूचना दी, किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई। रात का अंधेरा था, चेहरों को पहचानना कठिन था। दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया। आर्यन की नब्ज चल रही थी, सिर पर चोट थी, पर वो जीवित था। दूसरी ओर घायल लड़की भी बेहोश थी। उसके माथे पर गहरी चोट थी। उसे ऑक्सीजन दी गई। कुछ ही देर में शेखर मल्होत्रा को सूचना मिली कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो घबराकर अस्पताल पहुंचे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो चाहे मैं देने को तैयार हूं। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए नहीं, दोनों को सिर पर चोट आई है, अभी बेहोश है पर खतरे से बाहर है। शेखर ने राहत की सांस ली, पर उनकी नजरें बार बार आईसीयू के दरवाजे की ओर जाती। उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। यदि मैंने उसे विदेश ना भेजा होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। वे मन ही मन सोच रहे थे। 2 दिन बाद आर्यन को होश आया। उसने बोलने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने मना किया। कुछ समय बाद जब वो थोड़ा संभला तो उसने धीमे स्वर में पूछा, जिससे टक्कर हुई वो कौन है? डॉक्टर ने कहा, एक युवती है, अभी होश में नहीं आई है। आर्यन का हृदय धड़क उठा। उसे याद आया, सड़क पर वो परछाई, पतली काया, बिखरे बाल। क्या वो? कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अनुमति दी कि वो दूसरे वार्ड में जा सकता है। शेखर भी उसके साथ गए। दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां घायल लड़की भर्ती थी। कमरे में प्रवेश करते ही आर्यन की सांस रुक गई। बिस्तर पर एक दुबली पतली लड़की लेटी थी। मैले कपड़े बदल दिए गए थे, पर चेहरा वही था, शांत, सुंदर, मासूम। ऑक्सीजन मास्क लगा था। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, डॉक्टर, मास्क हटाइए। जैसे ही मास्क हटाया गया वो चीख उठा, कंचन! शेखर स्तब्ध रह गए। क्या यही वो लड़की है? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ पापा, यही मेरी कंचन है, जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैंने वादा किया था। शेखर के हाथ कांप उठे। उन्हें अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से कहा, इनका सर्वोत्तम इलाज कीजिए, इसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कीजिए, जो भी खर्च हो मैं दूंगा। विदेश से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए गए। कंचन की स्थिति स्थिर थी, पर वो कोमा में थी। आर्यन दिन रात उसके पास बैठा रहता, उसके हाथ को थामे धीरे धीरे कहता, कंचन, मैं आ गया हूं, तुम्हारा आर्यन, आंखें खोलो। शेखर भी अब उसे अपनी बहू की तरह देखने लगे थे। वे मन ही मन प्रार्थना करते। कुछ दिनों बाद एक सुबह कंचन की उंगलियां हल्की सी हिली। डॉक्टरों ने जांच की। धीरे धीरे उसकी पलकें कांपी और उसने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। कुछ क्षण उसे समझ नहीं आया वो कहाँ है। फिर आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन झुक गया। कंचन, मैं यहां हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कंचन ने कमजोर स्वर में कहा, मुझे पता था आप आएंगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। शेखर आगे बढ़े और बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती ने तुम दोनों को बहुत कष्ट दिया। कंचन ने धीरे से सिर हिलाया। आप पिता हैं, आपने जो सोचा होगा भलाई के लिए ही सोचा होगा। उसकी सरलता ने शेखर का हृदय पिघला दिया। कुछ दिनों बाद कंचन पूरी तरह होश में आ गई। उसे विशेष देखभाल में रखा गया। पौष्टिक आहार, दवाइयां और आराम से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कंचन सीधे आर्यन अपने घर ले आया। वो घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची छतें, चमकता हुआ फर्श, बड़े बड़े झूमर, सजे हुए बगीचे। कंचन ने जीवन में इतना वैभव कभी नहीं देखा था। उसके कदम संकोच से ठिठक गए। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, यह घर अब तुम्हारा भी है। शेखर मल्होत्रा स्वयं दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कंचन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। कंचन की आंखें भर आईं। उसे याद आया वही शहर जहां कुछ दिन पहले वो फुटपाथ पर भूखी बैठी थी, लोगों की तिरछी निगाहों से बचती हुई। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टरों की देखरेख में पौष्टिक भोजन, दवाइयां और आराम से उसका चेहरा फिर से खिल उठा। पर उसके मन में शहर के वो दिन अब भी ताजा थे।
एक शाम जब आर्यन उसके पास बैठा था, उसने धीमे स्वर में पूछा, कंचन, तुमने यहाँ क्या क्या सहा? कंचन कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, जब मैं शहर आई तो मुझे लगा था आप मिल जाएंगे, पर हर दफ्तर के बाहर मुझे रोका गया। लोग पूछते थे पता, पहचान, जो मेरे पास नहीं था। कुछ लोग हंसते थे, कुछ कहते थे बड़े लोगों से मिलने के लिए पहले बड़े कपड़े पहन कर आओ। कई रातें मैंने स्टेशन पर बिताई। एक दिन एक आदमी ने काम दिलाने का झांसा किया, पर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैं भाग आई। कई बार भूखी रही, मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद से पेट भरा, पर मैंने आपका विश्वास नहीं छोड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी असमर्थता पर पीड़ा हुई। उधर शेखर सब सुन रहे थे। उनके हृदय में अपराध बोध गहरा गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अपने बेटे के प्रेम को रोकेंगे नहीं। कुछ दिनों बाद शेखर ने पूरे व्यावसायिक मित्रों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि मेरे बेटे आर्यन का विवाह कंचन से होगा। कुछ लोगों ने आश्चर्य से देखा। समाज में चर्चा होने लगी, अरबपति का बेटा और पहाड़ी गरीब लड़की। पर शेखर दृढ़ थे। उन्होंने कहा, मनुष्य की पहचान धन से नहीं, संस्कार से होती है। विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। शादी का दिन आया। भव्य पंडाल सजा। देश विदेश से उद्योगपति, राजनेता, बड़े अधिकारी आए। मीडिया भी उपस्थित था। कंचन लाल बनारसी साड़ी में सजी थी। माथे पर सिंदूर की रेखा, गले में हार, हाथों में मेहंदी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आर्यन शेरवानी में सुसज्जित था। मंडप में अग्नि जली, मंत्रों की ध्वनि गूंजी। जब आर्यन ने कंचन की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पीड़ा के नहीं, पूर्णता के थे। 7 फेरे लेते समय दोनों ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शेखर ने भावुक होकर कहा, आज मैंने सीखा है कि सच्चा धन प्रेम है। विवाह के बाद स्वागत समारोह हुआ, पर कंचन की इच्छा थी कि वो अपने पहाड़ी गांव जाकर आशीर्वाद ले। आर्यन ने कहा, हमारा पहला सफर वहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों पहाड़ों की ओर रवाना हुए। पहाड़ों की ठंडी हवा ने जैसे ही आर्यन और कंचन का स्वागत किया, दोनों की आंखों में अनगिनत स्मृतियां तैर उठीं। वही पगडंडियां, वही नदी की कलकल ध्वनि, वही देवदार के वृक्ष। पर इस बार वे अकेले नहीं थे, वे जीवन साथी बनकर लौटे थे। गांव में उनके आगमन की खबर फैलते ही लोग अपने अपने घरों से निकल आए। जिन आंखों ने कभी कंचन को संघर्ष करते देखा था, आज वही आंखें गर्व और सम्मान से भरी थीं। कंचन ने मां ने आरती उतारी और भावुक होकर बेटी को गले लगा लिया। आर्यन ने विनम्रता से गांव के बुजुर्गों के चरण छुए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने हमारे गांव की बेटी का मान रखा। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, कंचन ने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया है, मैं उसका ऋणी हूं। उस रात गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। साधारण भोजन पर अपार स्नेह। कंचन ने उसी पुराने मंदिर में जाकर दीप जलाया जहां कभी वो आर्यन के साथ बैठी थी। उसने आंखें बंद कर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि विश्वास की परीक्षा के बाद भी प्रेम विजयी हुआ। कुछ दिनों तक दोनों गांव में रहे। आर्यन ने गांव की परिस्थितियों को ध्यान से देखा। टूटी हुई सड़कें, सीमित शिक्षा के साधन, छोटी सी प्राथमिक पाठशाला और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। एक शाम नदी किनारे बैठकर आर्यन ने कहा, कंचन, मैं चाहता हूं कि हम इस गांव के लिए कुछ करें। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिले और लोगों को उपचार के लिए शहर न भागना पड़े। कंचन की आंखों में चमक आ गई। यदि ऐसा हो जाए तो मेरे गांव का भाग्य बदल जाएगा। शहर लौटते ही आर्यन और शेखर ने मिलकर एक ट्रस्ट की स्थापना की। शेखर ने स्वयं कहा कि ये कार्य मैं अपने प्रायश्चित के रूप में करना चाहता हूँ। कुछ ही महीनों में गांव में एक आधुनिक विद्यालय की नींव रखी गई। साथ ही एक छोटा अस्पताल भी बनाया गया जहां नियमित डॉक्टर आने लगे। सड़कें सुधारी गईं और कई युवाओं को रोजगार मिला। समाज में अब लोग केवल उनके वैभव की नहीं, उनके कार्यों की चर्चा करने लगे। शेखर का दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदल चुका था। वे अक्सर कहते, धन का मूल्य तभी है जब उससे किसी का जीवन संवर सके। आर्यन और कंचन का संबंध भी समय के साथ और गहरा होता गया। उनके बीच वो सम्मान था जिसने प्रेम को सशक्त बनाया। एक दिन कंचन उसी लॉज के सामने खड़ी थी जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मेरा जीवन अलग होता। आर्यन ने उत्तर दिया, यदि उस दिन तुमने विश्वास ना किया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। दोनों ने हाथ थामे दूर पहाड़ों की ओर देखा। सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैल रही थी, जैसे उनके जीवन की नई सुबह का प्रतीक हो। समय बीतता गया। उनके प्रेम की कहानी गांव से शहर और शहर से दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे उदाहरण के तौर पर सुनाते कि सच्चा प्रेम अमीरी गरीबी नहीं देखती है। और इस प्रकार वो कहानी, जो एक लॉज के छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, ये थी आर्यन और कंचन की कहानी।
एक ऐसा प्रेम जो धन दौलत पर नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और सम्मान की नींव पर खड़ा था। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।